गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 4 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो अब वो आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। इन्हें डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको PDF व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में 8000 साल पुरानी नमस्कार की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है हिसार के अंदर। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये मूर्ति 8000 साल पुरानी है और ये हिसार में प्राप्त हुई है। 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता को अपने में समेटे राखी घड़ी से प्राप्त नमस्कार मुद्रा वाली यह दुर्लभ मूर्ति विश्व को अपना वह परिचय नहीं दे सकी जिसके वह योग्य है। आज जब विश्व हैंडशेक को तज नमस्कार कर रहा है, अभिवादन का यह प्राचीनतम प्रमाण अहम हो जाता है। यह मूर्ति इस बात को भी सिद्ध कर देती है कि आर्य विदेशी नहीं थे। हरियाणा के हिसार स्थित राखीगढ़ी कस्बे में टीलों के नीचे 8 से 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग कुछ चरणों में खोदाई कर चुका है, जबकि कुछ का होना अभी शेष है। यहाँ अब तक मिले विविध साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण है नमस्कार करते हुए योगी की मूर्ति। इसके बाद है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के 5वें संस्करण में शासन पर आधारित सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उभरा है। तो ये उभरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के 5वें संस्करण में शासन पर आधारित सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा है। केरल बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों के रूप में उभरा है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो केरल। इसके बाद अगर छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा को छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभारा गया है। 30 अक्टूबर सन 2020 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर्स यानी कि PSC के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। क्वेश्चन पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए टेस्ट और उनका एनालाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मिस मत कीजिए अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज ट्रम्प का, और इनरोल नहीं करा है तो अभी करें। अगस्त 5 नवंबर को IBPS क्लर्क प्री का इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करें लाइव। आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और इसकी एनालाइज लेंगी अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर निमिषा बंसल, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्द इनरोल करें, दीजिए सारे एग्ज़ाम्स और बेहतर करें अपने प्रिपरेशंस को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा पिंजौर के अंदर। गिद्ध संरक्षण 2020-25 के कार्य परियोजना के अनुसार 5 अक्टूबर 2020 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रत्येक को गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा इस योजना के एक हिस्से के रूप में पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में 4 बचाव केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। अनजाने विषाक्त पदार्थों के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए NSAID नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे एस्प्रिन नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी बोला जाता है, इसके कारण मृत्यु दर को कम करना है। गिद्ध भागों के व्यापार को रोकने के लिए जहर के द्वारा विषाक्तता को रोकने के लिए प्रत्येक सदस्य देश में एक राष्ट्रीय गिद्ध कार्य बल बनाया जाएगा। यह टास्क फोर्स से संबंधित सरकारों को अपने अपने देशों में गिद्धों को खतरों से निपटने में मदद करेगा। इस परियोजना की सफलता की रिपोर्ट 2029 के अंदर बनाई जानी है। गिद्धों की मौत के कारणों पर अध्ययन करने के लिए वर्ष 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र भी स्थापित किया गया था।
कुछ समय बाद वर्ष 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्र को उन्नत करते हुए देश के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई। वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य हुए सहमति पत्र में गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। गिद्धों के आकस्मिक विलुप्तीकरण का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोरोफिन नामक NSAID है, जो सामान्यतः पशुओं के दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होती है। इस दवा से गिद्धों की किडनी पर काफ़ी दुष्प्रभाव होता है। पशुओं को दी जाने वाली इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डाइक्लोफेनिन के विकल्प के रूप में मेलाक्सिकम्स का प्रयोग फिलहाल किया जा रहा है। यह प्रतिबंध एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। गंभीर संकटग्रस्त सूची में शामिल गिद्धों की मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं। ये तीनों ही प्रजातियां मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली तो है वाइट बैक्ड वल्चर। वाइट बैक्ड वल्चर इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर वाइट निशान होते हैं, इसीलिए इसे वाइट बैक्ड वल्चर बोला जाता है। ये पहली वाली है वाइट बैक्ड वल्चर। दूसरी है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला गिद्ध है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। और तीसरा है लॉन्ग बिल्ड वल्चर। तो यहाँ पर जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये हैं लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ये 3 प्रजातियाँ हैं गिद्धों की जो कि संकटग्रस्त सूची के अंदर शामिल हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा में 54 वर्ष के सियासी सफर में बड़ौदा में कौन सा उपचुनाव होगा? तो ये होगा 35वां उपचुनाव। हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव होना प्रस्तावित है। हरियाणा के अब तक के 54 साल के सियासी इतिहास में 34 बार उपचुनाव हुए हैं। इनमें से 19 बार सत्ता पक्ष ने तो 15 बार विपक्ष ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। हरियाणा के 54 वर्ष के इतिहास में निकट भविष्य में होने वाला बड़ौदा उपचुनाव 35वां उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि 1966 में हरियाणा का गठन होने के बाद पहले आम चुनाव 1967 में बहादुरगढ़ सीट से हरद्वाली लाल कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुए थे। पहलू यह है कि हरदाली लाल ने अपना त्यागपत्र दे दिया और 1967 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में बतौर आज़ाद उम्मीदवार हरद्वारी लाल ने ही फिर से जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के हरि सिंह को पराजित किया था। इस प्रकार हरियाणा में उपचुनाव की शुरुआत 1967 में बहादुरगढ़ से हुई थी और 34वां उपचुनाव पिछले वर्ष जींद के अंदर हुआ था। इसके बाद है हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस पर हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज शंखनाद से हरियाणवी रंगमंच के किस विश्वविख्यात कलाकार ने किया? तो ये किया महावीर सिंह गुड्डू ने। अंग्रेज़ों की धरती पर हमारी संस्कृति हमारी विरासत की धूम 1 नवंबर को फिर से नज़र आने वाली है। यह नज़ारा कुरुक्षेत्र और हरियाणा में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हरियाणा के स्थापना दिवस पर दिखाई देगा। हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज शंखनाद से हरियाणवी रंगमंच के विश्वविख्यात कलाकार महावीर गुड्डू हरियाणा की धरती से ही करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से महावीर गुड्डू सहित हरियाणा के कलाकार इस बार उक्त देशों में बनाए जा रहे हरियाणा दिवस कार्यक्रम से वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ेंगे। गुड्डू के मुताबिक वह उचाना के शहीद स्मारक से शंखनाद कर यूके में बनाए जा रहे हरियाणा दिवस का कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। पिछले 100 वर्षों में पहली बार जिस भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर सत्यवीर सिंघल को ब्रिटिश साम्राज्य मेडल से नवाजा जा रहा है, वे हरियाणा की संस्कृति, इतिहास और भूगोल के साथ साथ स्थापना से अब तक प्रदेश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। वहीं हरियाणा कलाकार गुड्डू के अलावा केडी, राजू पंजाबी, अनु कादियान, मनीष मस्त, मासूम शर्मा, बिंदर दनोदा, अमित ढुल, हेमंत कुराड़, मोनिका शर्मा और बीका 1 नवंबर को 11 से 2 बजे तक लाइव प्रदर्शन भी करेंगे, जिसे जूम के जरिए दुनिया के अन्य देशों में बसे हरियाणवी और हरियाणवी संस्कृति को जानने समझने वाले लोग इसका आनंद ले सकेंगे। हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन के मुताबिक इंग्लैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दूसरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर तिरुपति मंदिर के सामने स्थित हरियाणा कला परिषद के मंच पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा दिवस पर यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणा वासियों की संस्था एसोसिएशंस ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया व एसोसिएशंस एवं द हेरिटेज विलेज ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर है अभय चौधरी। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैं अभय चौधरी। इसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली वार्षिक इंटीग्रेटेड रैंकिंग में DHBVN यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम किस रेटिंग के साथ देश में चौथे नंबर पर रहा है। तो ये रहा है A+ रेटिंग के साथ। कोविड के कारण बने आर्थिक मंदी के हालात में हरियाणा के बिजली वितरण निगमों में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शानदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली वार्षिक इंटीग्रेटेड रैंकिंग में DHBVN A+ रेटिंग के साथ देश में चौथे नंबर पर, UHBVN A रेटिंग के साथ 7वें पायदान पर रहा है। 2015-16 में UHBVN की रेटिंग के साथ 24वें पायदान पर रहा था। वित्तीय प्रबंध के मामले में इन दोनों निगमों का कोई मुकाबला नहीं है। प्रदेश में लगातार 4 वर्षों से बिजली की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। उल्टा एग्रो इंडस्ट्री के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ बिजली की दरों में कटौती भी की गई है। 50 यूनिट तक 2 रुपये प्रति यूनिट व 51 से 100 यूनिट तक 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बावजूद दोनों निगमों का इस वित्त वर्ष का शुद्ध लाभ 331 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के सरकारी विभाग के कर्मचारियों को प्रति माह मिलने वाले वेतन में विलंब हो रहा है, लेकिन प्रदेश के बिजली वितरण निगमों के कर्मचारियों को 1 तारीख को ही वेतन मिल रहा है। इतना ही नहीं, यदि किसी माह की 1 तारीख को अवकाश है तो निगम के कर्मचारियों को 1 दिन पहले ही वेतन मिल जाता है। प्रदेश के करीब 68,75,000 बिजली उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 1 जनवरी 2016 को प्रदेश के 105 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। वहीं अब 4,878 गाँव 24 घंटे पूरी तरह जगमग है। इसके बाद है हरियाणा में हुए दूसरे सीरो सर्वे में कितने फीसदी लोगों में एंटीबॉडी मिली है। तो ये मिली है 14.8% लोगों में। हरियाणा में दूसरे चरण के सीरो सर्वे में 14.8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। कोरोना की वर्तमान मृत्यु दर 1.06% को न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए चिकित्सकों को कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही कोरोना के पूरे इतिहास पर शोध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण के सर्वे के लिए 19 से 20 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों के करीब 14,477 लोगों के नमूने भी एकत्रित किए गए हैं। इनमें करीब 14.8% लोगों में एंटीबॉडीज तैयार होने की पुष्टि हुई है। इससे पहले अगस्त माह के दौरान पहला सर्वे करवाया गया था, जिसमें करीब 8% लोगों में एंटीबॉडीज बनी थी, जो कि इस बार बढ़कर 14.8% हुई है। अनिल विज ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.4% तथा शहरी क्षेत्रों में 19.8% एंटीबॉडी पाई गई हैं। शहरी सीरो सर्वे की रिपोर्ट में फरीदाबाद में 40.2%, यमुनानगर में 37.1% तथा पानीपत में 36.3% एंटीबॉडी पाई गई हैं। इसके बाद है भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये जीता है रितु फोगाट ने। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। भारत की पहली महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाउ स्प्रेपो को दूसरे दौर में ही हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में भी स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कुश्ती के करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 23 की रजत पदक विजेता रितु फोगाट ने देश को मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट दिलाने के लिए कुश्ती छोड़ दी है। MMA के दांवपेच और बारीकियां सीखने के लिए रितु अब सिंगापुर के अंदर ट्रेनिंग ले रही हैं। रितु को वर्ल्ड की सबसे प्रमुख MMA ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व ट्रेनिंग दे रही है।
MMA की ट्रेनिंग लेने वाली रितु पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। रितु के पिता द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने भी बेटी के फैसले का समर्थन किया है। रितु ने बताया कि वह लंबे समय से MMA देख रही हैं, उसे यह खेल बेहद ही दिलचस्प लगता है। भारत को इस खेल में आगे लाने के उद्देश्य से ही उन्होंने यह फैसला लिया है। द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की 4 बेटियों में रितु सबसे छोटी हैं। बड़ी बहन गीता और बबीता फोगाट नामी पहलवान हैं। रितु भी बहनों के नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 से अधिक पदक जीत चुकी हैं। 2016 में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रितु ने देश को गोल्ड और 2019 में आयोजित सीनियर अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल दिलाया था। कुश्ती मैट पर परचम लहराने के बाद रितु ने अब मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने की ठान ली है। रितु फोगाट ने बताया है कि वह MMA 1 चैंपियनशिप के लिए तैयारियां कर रही है। इसके लिए उन्होंने इवोल्व MMA ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता भी किया हुआ है। रितु ने बताया है कि पिछले 15 सालों में ही MMA की तरफ कई देशों के खिलाड़ियों का रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन भारत इसके अंदर काफ़ी पीछे है। देश को पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट दिलाने के लिए 2 माह पहले ही यह फैसला लिया गया था। पिता महावीर और परिजनों के सामने इच्छा जाहिर की तो उन्होंने समर्थन भी किया। वहीं रितु का कहना है कि जब तक ट्रेनिंग चलेगी वह कुश्ती से दूरी बनाए रखेंगी। आखिर ये MMA क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। रितु के अनुसार MMA कई खेलों का मिश्रण है। इसमें कुश्ती, वुशु, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट सहित अन्य खेलों की तकनीक भी काम आती है। इन खेलों की तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए वह इवोल्व ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कई वर्ल्ड चैंपियंस भी तैयार किए हैं। इसके बाद है हाल ही में राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों के प्रति कर्मचारी कितने रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है प्रति कर्मचारी 48,000 रुपये देने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मनोहर लाल सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को प्रति ऐसे कर्मचारी 48,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे उद्योगों को बिजली बिल में भी छूट मिलेगी। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी उद्योगों में 75% का विधेयक पारित कराया था, लेकिन यह राज्यपाल के पास अटक गया। हरियाणा ने निर्णय लिया है कि राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उनको हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के तहत 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 10 वर्ष के लिए ही दी जाती थी। इसके अलावा उन उद्योगों को 48,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष सब्सिडी दी जाएगी जो हरियाणा के व्यक्तियों को अपने उद्योगों में रोजगार देंगे। यह सब्सिडी 7 वर्ष तक जारी रहेगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आगे रीजन टेस्ट पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पूरे अक्टूबर महीने की हमारी एक ही वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टॉप 70 क्वेश्चनों को शामिल किया है, तो उसे आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शंस में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपना एक रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। प्रदेश के किस जिले से 8,000 साल पुरानी नमस्कार की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है हिसार जिले से, हिसार के राखीगढ़ी से। इसके बाद है केंद्र शासित में सबसे बड़े राज्यों में सबसे अच्छा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, ये बड़े राज्यों में है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ है। इसके बाद है गिद्ध संरक्षण परियोजनाओं के अनुसार हरियाणा के किस हिस्से में गिद्ध बचाओ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिंजौर के अंदर। हरियाणा में 54 वर्ष के सियासी सफर में बड़ौदा में कौन सा उपचुनाव होगा? तो ये होगा 35वां उपचुनाव। इसके बाद है हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस पर हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज शंखनाद से हरियाणा रंगमंच के किस विख्यात कलाकार ने किया है?
तो ये क्या है, महावीर गुड्डू ने। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया है, तो ये किया है अभय चौधरी ने। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली वार्षिक इंटीग्रेटेड रैंकिंग में DHBVN किस रेटिंग के साथ देश में चौथे नंबर पर रहा है, तो ये रहा है A+ रेटिंग के साथ। इसके बाद है हरियाणा में हुए दूसरे सीरो सर्वे में कितने फीसदी लोगों में एंटीबॉडी मिली है, तो ये मिली है 14.8% लोगों में। इसके बाद है भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप्स का खिताब जीत लिया है, तो ये जीता है रितु फोगाट ने। हाल ही में राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों के प्रति कर्मचारी कितने रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है प्रति कर्मचारी 48,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि किसानों को फसलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने जिलों में रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 6 जिलों के अंदर रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रही है। HAU के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RS हुड्डा व HAU के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर किशन कुमार यादव ने बताया है कि प्रदेश के 6 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से ट्रायल चल रहा है। प्रयास यह है कि अक्टूबर में हर हाल में जिलों में स्टेशन को शुरू कर दिया जाए। प्रत्येक स्थानों पर 2 से 3 लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अक्टूबर के अंदर झज्जर, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद और सिरसा में HAU का सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पूनम खत्री, नेहा शर्मा, रितु कोटिया या फिर सुषमा देवी। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।